हमारे गांव में बिजली का बड़ा मसला था। 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे ही बिजली आती थी और जिन दिनों में मौसम खराब होता या बारिश हो जाती तब तो बिजली सारा दिन ही गायब रहती। पिछले 4 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से सारी रात लाइट ना होती। जैसे ही बारिश होती और लाइट जाती तब मेरा ससुर जाग कर मेरे कमरे में आ जाता और कहने लगता, बहू मुझे अंधेरे से और बिजली के गरजने से बहुत डर लगता है, मुझे अपने कमरे में सोने दो। मेरी सास मर चुकी थी और शोहर काम के सिलसिले में शहर होता था। बस एक नंद थी। घर में हम 3 ही फर्द रहते थे, मेरी नंद, मैं और मेरा ससुर। खैर लाइट ना होने की वजह से ससुर मेरे कमरे में सो जाता। सुबह उठती तो मेरी चीख निकल जाती क्योंकि मेरे कपड़े तब्दील होते और मेरे पेट पर काला सा निशान बना होता। मुझे अब अपने ससुर से डर लगने लगा था। शर्म से कुछ कह भी ना पाती। एक रात आंख खुली तो ये देखकर होश उड़ गए। मेरी नंद ने मुझे पकड़ा हुआ था और ससुर मेरे कपड़े। मेरी शादी मेरे वालिदैन की मर्जी से हुई। चूंकि मैं शहर में रहती थी, मुझे डर था और उलझन भी थी कि पता नहीं मैं ससुराल वालों के साथ अच्छे से रह सकूंगी भी या नहीं। मेरे ससुराल में सिर्फ चंद ही लोग थे, जिसमें मेरे शोहर की बहन और मेरे ससुर शामिल थे। मेरी सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था। मेरे ससुराल में मेरे शोहर के बाद सिर्फ ससुर ही थे। मेरी शादी हुए जब हफ्ता हुआ तो सारे मेहमान घर से जाने लगे। घर दोबारा खाली सा होने लगा। मगर खैर मेरे शोहर भी दूसरे शहर में जॉब करते थे। मेरे शोहर का इखलाक भी बहुत अच्छा था। निहायत ही अच्छी तरह से वो मेरे साथ पेश आते, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर भी निहायत एहतराम से मेरे साथ पेश आते। चंद हफ्तों बाद शोहर की छुट्टियां खत्म हुई और वो वापस शहर में चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई। पहले ही घर में कोई ना था जिससे मैं बात कर सकती और अब तो और भी ज्यादा अकेली हो गई थी। ससुर सारा दिन अपने कमरे में ही रहते। काम की बात होती तो मेरे साथ करते वरना नहीं बोलते। शोहर को गए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। उस दिन सारे घर की साफ सुथराई करने के बाद मैं काफी थक गई और रात को जल्दी ही सो गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरा सर शदीद भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मन वजन रख दिया हो। और तो और सारी रात सोने के बावजूद मेरी आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। जैसे तैसे उठी और आईने के सामने गई। मेरी आंखें लाल हो रही थी। तभी मुझे अपने पेट में दर्द सा महसूस हुआ। मैंने ना चाहते हुए भी जब देखा तो मेरे पेट पर काला निशान बना हुआ था। मैं एकदम से उछल पड़ी और आंखें मसलकर दोबारा देखने लगी। ये रात ही रात में काला निशान कहां से आ गया था? शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा। मैं यही सोचकर डर गई कि कहीं जहरीला ना हो। मैं फौरन नहाने चली गई। अब मेरे जिस्म पर वो निशान बिल्कुल गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मौजूद ही नहीं थे। मैं हैरान हुई कि अगर वो मौजूद थे तो अब कहां गए। खैर उस वक्त मैं अपना वहम समझकर सब कुछ भूलकर किचन में आ गई और जल्दी से अपने और ससुर और नंद के लिए नाश्ता बनाने लगी। लेकिन उसके बावजूद मैं सारा दिन सोचती रही और उसी के साथ मेरा सर भारी हो रहा था। आखिर दर्द की शिद्दत जब बर्दाश्त ना कर सकी तो मैंने जल्दी से दवाई ले ली। दवा लेने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ सुकून हुआ। उसके बाद आज रात फिर जब मैं सोई तो बहुत गहरी नींद आई। मेरी आंख तब खुली जब बाहर बादल गरजने की आवाज आई। बादल इतनी जोर से गरजे थे कि मैं एकदम से डरकर उठ गई। लाइट भी जा चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई बैठा है। मैं डर गई और फौरन दरवाजे के पास गई। मैं पूछने लगी थी कि दरवाजे पर कौन है, मगर इससे पहले ही मुझे लगा कि शायद वहां कोई बैठा है। चूंकि अंधेरा होने की वजह से दरवाजे के नीचे साया कम दिखाई दे रहा था। मैं बहुत डर गई, मगर इसके बावजूद मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो बाहर दरवाजे पर जो इंसान बैठा था मैं पहले तो पहचान ना सकी। जब अंधेरे में गौर किया तो वो मेरे ससुर थे, जो बाहर दरवाजे की जानिब पुष्ट करके बैठे हुए थे। ससुर को ऐसा बैठा देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने फौरन ही पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। और मेरी बात सुनकर वो मेरी जानिब देखने लगे। मुझे ऐसे खड़ा देखकर वो थोड़े बहुत परेशान हुए और फिर बोले कि मुझे अंधेरे और बिजली चमकने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। भला इतनी बड़ी उम्र में वो बारिश और बिजली चमकने से डर रहे हैं,
मैंने ससुर को बोला कि अब बारिश रुक चुकी है, आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। मगर मेरी बात सुनकर वो बोले कि नहीं, लाइट पता नहीं कब आए, मुझे अभी भी डर लग रहा है, मुझे जब नींद आएगी मैं जाकर सो जाऊंगा। बहू, तुम सो जाओ और डरना मत, मैं बाहर ही बैठा हूँ। उनके बेहद इसरार पर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सो गई। मेरी नजर उस दरवाजे की जानिब भी थी जहां से ससुर का साया थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। मुझे हैरानगी थी कि वो एक मर्द होकर मेरे कमरे के बाहर डर की वजह से बैठे हैं। मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हीं सोचों में मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। जब सुबह आंख खुली तो बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। मेरी नजर जब दरवाजे की जानिब गई तो वो दरवाजा थोड़ा बहुत खुला हुआ था। मैं फौरन उठने लगी और देखने लगी कि मैंने तो रात को दरवाजा बंद किया था, फिर ये दरवाजा कैसे खुद ब खुद खुल गया, क्योंकि मेरी आंखें अभी भी पूरी तरह नहीं खुली थी और मुझे बुखार भी महसूस हो रहा था। मैं जब उठी तो मुझे लगा मेरा जिस्म किसी कैद में है। मैं बेड से उठने लगी तो उठ नहीं सकी थी। मेरी नजर जब मेरे हाथों की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे हाथ और पांव बेड के साथ बंधे हुए हैं। मैं बहुत परेशान हुई और हैरान भी कि मुझे किसने बांधा। मैं फौरन खौफ के मारे चिल्लाने लगी और ससुर को बुलाने लगी कि अब्बा जी, मुझे बचाएं, यहाँ रात को कोई चोर या डाकू आया था, उसने हमारे घर से कोई चीज चोरी तो नहीं कर ली? क्या आप खैरियत से हैं और ठीक तो हैं? चोरों ने आपको कुछ कहा तो नहीं? मैं मुसलसल चीखते हुए ससुर को आवाजें देकर उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। मेरी आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद ससुर भागते हुए कमरे में दाखिल हुए और मुझे ऐसे देखकर वो भी परेशान हो गए और बोले कि तुम्हें यहाँ किसने बांधा है, तुम ऐसे क्यों बंधी हुई बैठी हो? मैं भी हैरान थी, सोचने लगी कि मैं ऐसे बंधी हुई हूँ और मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, मगर इन सब के बावजूद मेरे ससुर को कुछ पता नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे बंधी बैठी हूँ। ससुर ने आकर मेरी रस्सियां खोली और मुझे आजाद किया। तभी ससुर फौरन कमरे से बाहर चले गए और मैं खुद की हालत पर गौर करने लगी। मेरी कलाइयां और हाथों पर नील पड़ चुके थे। मेरी टांगों में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी टांगों और हाथों पर वार किए हैं। मेरे जिस्म पर अनगिनत जख्म के निशान महसूस हो रहे थे। जब मैंने अपने पेट पर देखा तो वहां एक बहुत बड़ा काला निशान मौजूद था। उस निशान को देखकर मुझे कुछ दिन पहले वाला निशान याद आया, वो भी ऐसा ही था। मैं बहुत डर गई कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं डर के मारे रोने लगी। मैंने फौरन अपने शोहर को कॉल की, मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि मैं डर गई थी कि आखिर मुझे किसने बांधा था और कोई कैसे हमारे घर आ गया। कमरे का सारा सामान चेक किया तो वो सब भी पूरा था। अब मैंने रोना छोड़कर उन सब बातों पर गौर करना शुरू किया। पहले मेरा ससुर का मेरे दरवाजे के बाहर बैठना, उससे पहले मेरे पेट पर वो निशान का बना होना, और फिर आज मेरे हाथ पांव बंधे होने के साथ वही काला निशान दोबारा से मेरे पेट पर होना। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? ससुर और नंद भी मेरे साथ सही से बात नहीं कर रहे थे। वो तो मुझे खोलकर मुझसे ही पूछने लगे कि क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे उल्टियां शुरू हो गई। मेरी तबीयत बहुत खराब होना शुरू हो गई। मेरे जिस्म में इतना शदीद दर्द था कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। बहरहाल हिम्मत नहीं हारी और उठकर वॉशरूम गई और अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे। ससुर सुबह के बाद मेरे पास नहीं आए थे। तभी मेरे ससुर मेरे कमरे में चाय का कप लेकर दाखिल हुए और बोले कि लो बहू, चाय पियो, इससे तुम बेहतर महसूस करोगी। मैंने भी चाय देखकर सोचा इससे शायद मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। मैंने अभी हाथ कप के लिए बढ़ाया ही था कि इससे पहले मैं वहीं जमीन पर गिर गई। जब आंख खुली तो देखा मेरे ससुर और मेरी नन मेरे पास बैठे हैं। मैं फौरन उठ बैठी और रोने लगी। मुझे रोता देखकर ससुर बोले कि बहू, रोने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगी। ये मौसमी बीमारी है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्टोर से जाकर दवाई ले आता हूँ। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से अपने मेके अपनी अम्मी के पास चले जाऊं, क्योंकि मेरा अब यहाँ पर दम घुट रहा था। जब से शोहर शहर गए थे मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, मगर फिर ये सोचकर चुप कर जाती कि अगर मैं चली गई तो शोहर नाराज हो जाएंगे कि घर क्यों छोड़कर गई थी। और फिर ससुर और नन का ख्याल और खाने पीने का ख्याल भी तो रखना था।
سسر نے مجھے جو دوائی لا کر دی اس سے میری طبیعت کافی بہتر ہوئی، مگر میں کھانا نہیں پکا سکتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا گویا گر جاؤں گی، اس لیے کھانا باہر سے منگوانا پڑتا تھا۔ میری نند تو اللہ میاں کی گائے تھی، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ آج میں نے کئی بار اپنے شوہر کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا فون نہیں لگا، جس کی وجہ شاید موسم کی خرابی تھی۔ میں نے سسر کو کہا کہ اس علاقے سے باہر جا کر شوہر کو کال کریں، مگر سسر نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور بولے کہ بیٹا وہ یہاں سے دور کام میں مصروف ہے، اسے پریشان کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ سارا دن یوں ہی بوجھل سے گزارا اور رات میں جلدی سو گئی۔ ساری رات بارش اور بادل گرجنے کی آوازیں آتی رہیں اور لائٹ بھی نہیں تھی۔ ایک بار جب بہت زور سے بادل گرجے تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھنے لگی، مگر تبھی میرا دھیان بیڈ کے دوسری جانب پڑا۔ جو منظر مجھے نظر آیا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میرے سسر میرے بیڈ کی دوسری جانب زمین پر سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں فوراً اٹھی اور انہیں ہلانے لگی۔ میری آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھے اور بولے کہ مجھے یہیں سونے دو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان کی التجائی لہجہ دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں انہیں ہاں کروں یا جانے کا بولوں، لیکن جو بھی تھا وہ میرے لیے نامحرم تھے۔ مگر تبھی دل نے کہا کہ سسر تو ہیں اور عمر بھی باپ جتنی ہے، میرے شوہر کے باپ میرے باپ کے برابر ہے۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور انہیں کہا کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی، جس پر وہ بولے کہ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں نے مزید اصرار نہیں کیا اور کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد نیند میں ہی میں نے کروٹ لینا چاہی، مگر میں نہیں لے سکی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا جسم باندھ دیا گیا ہے۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر نہیں کر سکی۔ نیند دور ہوئی اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ جب آنکھیں کھول کر ہوش و حواس میں خود کو بستر سے الگ کرنے لگی تو ایک بار پھر میرا جسم بندھا ہوا تھا۔ میں نے رسیوں سے اپنے وجود کو چھڑانا چاہا۔ وہاں کمرے میں میرے سسر بھی موجود نہیں تھے۔ میں مدد کے لیے پکارنے لگی مگر سسر نہیں آئے۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی 2-3 بار ایسا ہو چکا تھا۔ کون مجھے باندھ دیتا تھا اور مجھے پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ تبھی ایک دم رسیوں میں بندھے ہوئے مجھے سارے واقعات اور سسر کا رویہ یاد آنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے کہیں میرے سسر تو نہیں کر رہے۔ میں نے فوراً خود کو رسیوں سے آزاد کیا، کیونکہ رسیاں اتنی مضبوطی سے میرے گرد بندھی ہوئی تھیں کہ میں کھول نہ سکوں۔ خود کو رسیوں سے آزاد کروا کر میں نے موبائل ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ میں اپنے شوہر کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ میں نے اپنا موبائل ٹیبل پر دیکھا مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے پورے کمرے میں ڈھونڈا، مجھے موبائل کہیں بھی نہیں ملا۔ تبھی میری نظر بیڈ کے نیچے کی جانب گئی۔ جب میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرا موبائل وہاں پر پڑا ہوا تھا، مگر وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں تھا بلکہ 3 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ اب یہ کیسے اور کس نے توڑا تھا؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے حواس بحال نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے ایک دم سے ہر طرف سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا اور میں ہر شے سے ڈرنے لگی۔ آخر یہ سب اگر میرے سسر کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے؟ مجھے تنگ کر کے انہیں کیا ملنا تھا؟ کیا ان کے دل میں کوئی عیب تھا؟ وہ مجھ پر بری نگاہ رکھتے تھے؟ مجھے باندھنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اور میرے جسم پر موجود وہ نیلے نشان وہ کہاں سے آتے تھے؟ کہیں میرے سسر؟ یہ سوچ کر میری تمام تر سوچیں دم توڑ جاتی تھی۔ میں بے بس ہو کر رونے لگی، کیونکہ یہ سب کام سسر کیوں کر رہے تھے میرے ساتھ؟ اگر سسر نہیں کرتے تھے تو کیا اس گھر میں کوئی آصف تھا جو میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ وہ مجھے باندھ جاتا اور میرے جسم پر نیل پڑ جاتے۔ نند تو کبھی میرے کمرے میں آئی نہیں تھی، بس سسر ہی ہر وقت میرے کمرے میں رہتے۔ میرا دل بہت بری طرح ڈر گیا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ میرے پیٹ پر بننے والا کالا نشان، جسے میں کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کا نتیجہ سمجھتی تھی، دراصل وہ تو کوئی کچا رنگ تھا۔ میں جب بھی نہاتی وہ رنگ میرے وجود سے اتر جاتا اور اب ایک اور خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ میں خود کو اپنے گھر میں بھی غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آخر کون میرے وجود کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ خود کو ان تمام چیزوں سے دور کر کے میں نے ناشتہ بنایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے لگی۔ اس دوران سسر مجھے پورے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئے، شاید وہ گھر سے باہر تھے۔ میں نے ناشتہ کر کے برتن سمیٹے اور صحن میں بیٹھ گئی۔ میری نند زیادہ تو پڑوسن خالہ کے گھر
होती थी वो आज भी उधर ही थी। अकेले घर में मुझे खौफ आ रहा था। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? मुझे यही सोचते हुए ना जाने कितने घंटे यूं ही गुजर गए। मैं बहुत डर चुकी थी। ऊपर से शोहर को कॉल भी नहीं कर सकती थी। मेरा मोबाइल भी टूट चुका था। ससुर का भी अब पता नहीं था वो कहाँ गए हैं। शाम को ससुर घर में दाखिल हुए तो मुझे देखकर हालो अहवाल दरियाफ्त करने लगे, जिसका जवाब मैंने होले से दिया कि ठीक हूँ। मैंने उन्हें आज सुबह के बारे में नहीं बताया था, ना ही उन्होंने कुछ पूछा। मुझे उस वक्त उनसे शदीद नफरत हो रही थी और डर भी महसूस हो रहा था, कहीं ये मुझे कत्ल ही ना कर दें या मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मगर मैंने अब सोच लिया था कि हर हाल में ससुर को बेनकाब करना है। आखिर मेरे साथ जो भी हो रहा था उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे ससुर का ही हाथ था। मैं कुछ सोचने लगी थी और तभी मेरे जहन में एक प्लान आया। चूंकि मानसून का महीना था, आए रोज बारिशें होती थी और ससुर का वही मामूल था। आज रात मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया, जिसे मैंने गुलदस्ते के पीछे छुपा दिया था। मैंने दोपहर में ही पड़ोसन के लड़के को पैसे देकर कैमरा मंगवा लिया था। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, मगर फिर भी ना जाने रात को किस पहर मेरी आंख लग गई। उस रात में बहुत गहरी नींद में सोई थी। सुबह जब आंख खुली तो मामूल के मुताबिक मेरे हाथ पांव दोबारा से बंधे हुए थे। मैं चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद ससुर कमरे में आई और मुझे देखकर बोले कि ये क्या हुआ है तुम्हें, तुम कैसे बंधी हो? मैं शदीद गुस्से में बोली कि ये सब आपने ही किया है और अब मुझसे पूछ रहे हैं। आज मुझे शदीद गुस्सा इसलिए आया था कि आज मेरे कपड़े भी तब्दील हुए थे। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के रंग आकर गुजर गए। मैं गुस्सैली आंखों से उन्हें देखती रही। तभी वो खामोशी से मेरे पास आए और मेरी रस्सियां खोलकर मुझे आजाद करने लगे। और तभी वो ज़ारों कतार रोने लगे और बोले कि बहू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, मेरा दिल दुखाया है। उन्हें रोता देखकर एक पल को मुझे यही लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, मगर मैं कुछ नहीं बोली। ससुर रोते हुए कमरे से चले गए। जब वो गए तो मैंने फौरन अपना कमरा बंद किया और दर्द से टूटते वजूद के साथ कैमरे की जानिब गई। मेरा पूरा जिस्म शल हो चुका था। मैं बेड पर बैठी और कैमरा ऑन करके वीडियो देखने लगी। जो मंजर मेरे सामने आए वो देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे लगा मैं अभी फना हो जाऊंगी। मैं जब सो गई तो ससुर ने दरवाजा खोला। वो कमरे में दाखिल हुए, मगर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ मेरी नंद भी थी। तभी मेरी नंद मेरे करीब आई और मुझे कोई कपड़ा सुंघाया, जिसके बाद दोनों बोलना शुरू हुए। वो बोली कि अब ये गहरी नींद सो चुकी है, अब हमें अपना अमल शुरू करना चाहिए, आप बाहर जाएं। ये सुनते ही ससुर बाहर चले गए और मेरी नंद ने मेरी कमीज ऊपर करके मेरे जिस्म पर कोई सफेद सा पाउडर फेंकने लगी और उसके बाद मेरे पेट पर वो काला धब्बा बनाया और फिर मेरे कपड़े तब्दील करके मेरा वजूद रस्सियों से बांध दिया। ये सब देखकर मैं बिल्कुल साकित हो चुकी थी। मैं रोने लगी। मैंने फौरन उस कैमरे को संभालकर बैग में रखा और खुद को नॉर्मल करने लगी। मेरे जहन में अभी भी नेगेटिव सवाल थे कि आखिर मेरे साथ ससुर ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या वो मुझ पर जादू करवा रहे थे? यही सोचते सोचते 2 दिन गुजर गए। मैंने ससुर को भिनक भी नहीं लगने दी। आखिर ससुर जब एक दिन अपना मोबाइल घर छोड़कर बाहर गए तो मुझे मौका मिला और मैंने फौरन शोहर को कॉल मिलाई और उन्हें जल्द अज जल्द घर आने को कहा। मेरी बात सुनकर शोहर भी परेशान हो गए और बोले कि मैं जल्दी छुट्टी लेकर आता हूँ। उस दिन को गुजरे अभी 1 दिन ही हुआ था कि अचानक शाम को शोहर घर आ गए। उन्हें अपने सामने देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं फूट फूट कर रोने लगूं, मगर ना जाने क्यों मेरे शोहर के आने पर मेरे ससुर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। वो काफी परेशान दिखने लगे थे। थोड़ी देर बाद मेरे शोहर ने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है, क्यों परेशान हो। मैं कुछ बताती इससे पहले ही ससुर कमरे में आकर हमारे पास बैठ गए और बातें करने लगे। उसके बाद जब भी मौका मिलता मैं बताने लगती। ससुर हर बार कुछ न कुछ बात शुरू कर देते या शोहर को आवाज लगा देते। आखिर जब रात हुई तो मुझे कोई सुकून हुआ। अब तो मैं हर हाल में उन्हें बताऊंगी। तभी ससुर कमरे में आए और बोले कि आओ बेटे, कुछ देर बातें करें। ये सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैं फिर ससुर को बातें सुनाने लगी। मेरा ये लहजा देखकर शोहर शदीद नाराज हुए। तुम मेरे अब्बा से ये किस लहजे में बात कर रही हो?
अभी और इसी वक्त अब्बा से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तुम्हारे मेके छोड़ाऊंगा। शोहर गुस्से से गरजे थे। मैं भी अब आपे से बाहर हो गई थी। मैं चीखते हुए बोली, आपको अभी इनका घिनौना सच नहीं मालूम, इसलिए ये सब कह रहे हैं। अगर सच पता लग जाए तो नजरें नहीं उठा सकेंगे। मैं चुप नहीं हुई और फौरन अपना कैमरा निकालकर वीडियो शोहर को दिखाने लगी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, मेरे शोहर का गुस्से से चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने सब कुछ अपने शोहर को बताया। मेरी बातें सुनकर शोहर ने ससुर से जवाब तलब किया, ये क्या हरकत की है आपने मेरी बीवी के साथ? ये तो आपकी बहू है। ससुर शर्मिंदा से खड़े थे और बोलने लगे कि मेरा मकसद कुछ गलत नहीं था। मैं जब अपने पीर बाबा के पास तुम्हारी शादी के बाद गया तो उन्होंने बताया तुम्हारी बहू बांझ है, इसलिए अमल करना पड़ेगा ताकि वो इसी साल उम्मीद से हो सके। उन्होंने मुझे एक अमल बताया जिसे खसूसन जिस दिन बारिश हो उसी दिन करना था। मैंने इसलिए किया ताकि तुम बा औलाद हो सको। ससुर की ऐसी बातें सुनकर मुझे हैरत हुई और शोहर भी हैरत ज़दा आंखों से देखने लगे और बोले कि औलाद का होना न होना खुदा की दस्तरस्त में है। आपने जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है। मगर जब ससुर ने बार बार माफी मांगी तो शोहर ने उन्हें माफ कर दिया। मेरी नंद की मंगनी मेरी शादी से पहले हो चुकी थी। शोहर ने उसी दिन अपनी बहन का निकाह करके उसे अपने घर रुखसत कर दिया और फिर मैं अपने शोहर के साथ शहर आ गई और वहीं रहने लगी। ससुर के पास उनका भांजा आकर रहने लगा। ससुर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा रहते और जब भी मिलने आते हैं मुझसे माफी मांगते हैं। मैंने उनको माफ कर दिया क्योंकि उनकी नीयत में खोट नहीं था। वो तो हमारा भला चाहते थे, बस रास्ता गलत था। आज इस वाक्य को 2.5 साल हो चुके हैं। मेरी एक 9 माह की बेटी भी है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे शोहर वाकई में एक सच्ची मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। दोबारा मैं कभी गांव वापस नहीं गई, मगर हाँ, ससुर 2-3 बार शहर आकर अपनी पोते से जरूर मिलते रहते हैं।